तो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका बलजीत परमार पर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी पहली आज की रेगुलर वीडियो मैंने 7 बजे डाली, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई और आपके बहुत सारे कमेंट आए कि एक स्पेशल वीडियो आज के उस एनकाउंटर पे बनाई जानी चाहिए जिसके ऊपर सबकी निगाह टिकी हुई थी। और मैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आखिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आपको मालूम है कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में हमेशा कहता हूँ कि किसी को जान से मारने का हक किसी के पास नहीं है। हमारे संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक एक ऐसी बात है कि अगर कोर्ट चाहे तो किसी शख्स को सजाए मौत दे सकती है, लेकिन वो भी रेयरेस्ट केसेस में होता है। हर केस में नहीं होता। उम्र कैद होती है, कुछ सालों की सज़ा होती है, लेकिन वो कानून के दायरे में रहकर होती है। पुलिस का काम इंस्टेंट जस्टिस देना नहीं होता। पुलिस के पास ये ताकत है, लेकिन इसका इस्तेमाल दुरुपयोग ज़्यादा होता है और इसका सही इस्तेमाल कम होता है। एनकाउंटर और एलिमिनेशन में बहुत थिन लाइन होती है। पुलिस का काम बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम होता है। एक क्राइम हो जाता है तो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है और फिर उसको प्रोसिक्यूशन के लिए कोर्ट में लेके जाती है। उस प्रोसिक्यूशन प्रोसेस के बाद जो फैसला कोर्ट करती है उसको हम इंसाफ कहते हैं। कानून में शॉर्टकट नहीं होते। आप बहुत से लोगों को शायद आज का एनकाउंटर अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम सबको सिद्धू मूसेवाले की उस बेरहम कत्ल का दुख था, रोष था, नाराज़गी थी, गुस्सा था। लेकिन आप किसी माँ को जाके पूछिए, किसी बाप को जाके पूछिए, किसी बहन को जाके पूछिए कि घर से जब एक आदमी जाता है तो उनका हालत क्या होती है, उनको कैसा लगता है। औलाद कैसी भी हो, लेकिन वो आपका खून होती है। और अगर उस आदमी को पूरी प्रोसेस फॉलो करके इंसाफ जो भी दिया जाता है उसको लोग कबूल कर लेते हैं। कोर्ट कचहरी में 15-15, 20-20 साल भी लोग केस लड़ते हैं और उसके बाद जीत जाएं तो हार जाएं, उनको इस बात का मलाल नहीं रहता कि उनकी जो कोशिश थी वो असफल हुई। लेकिन ये शॉर्टकट जो पुलिस हमेशा अपनाती है कि एक क्रिमिनल को अगर हमने पकड़ लिया तो लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, कोर्ट कचहरी लेके जाना पड़ेगा, पर्चे करने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा, वकील खड़ा करना पड़ेगा, और सबसे मुश्किल काम जो होता है उसके गुनाह को सिद्ध करना कोर्ट में। इन सब बातों से हमारी आजकल की पुलिस डरती है। कोई लंबा टाइम देख के ये नहीं करना चाहते कि हम इसके खिलाफ ऐसा पुख्ता सबूत खड़ा करें ताकि उसको कोर्ट से सज़ा मिले। वो पुख्ता केस बनाने में चूक हो जाती है और लोग ज़्यादातर केसेस में बरी हो जाते हैं और कोर्ट कचहरी को पुलिस के काम करने के तरीके पे टिप्पणियां करनी पड़ती हैं। लेकिन ये कोई समस्या का इलाज नहीं है। पुलिस एनकाउंटर केस को कभी सॉल्व नहीं करते, ये उस केस को उलझा देते हैं। मैं एक बात जो बार बार कहते आ रहा हूँ कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब मूसेवाला केस और उलझेगा। 2 अहम सबूत जो पुलिस के पास थे वो पुलिस ने आप खुद मिटा दिए। एक बात अक्सर मैं कहता हूँ, अ क्रिमिनल इन हैंड इज़ एन एसेट, अ क्रिमिनल डेड इज़ अ लायबिलिटी। अगर एक गुनाहगार आपके हाथ में है तो आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा है, वो एक जायदाद है, एक कीमती शय है, क्योंकि
उससे आपको बहुत कुछ पता चलता है। लेकिन जब वो मर जाता है, क्रिमिनल डेड, वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाता है। अब इसके ऊपर सवाल उठेंगे कि क्या उन दोनों लोगों को मारना ज़रूरी था? क्या पुलिस के पास ऐसी कोई और ऑप्शन नहीं थी कि उनको जिंदा पकड़ा जाता? बात ये दो नौजवानों की नहीं है जिसका नाम मन्ना और रूपा है। ये बात एक पूरे सिस्टम की है। अगर हम इसी तरह क्रिमिनल्स को एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से मारते रहे तो कभी इंसाफ का जो तराजू है वो कभी सीधा नहीं रहेगा, ऊपर नीचे होगा। ये बहुत बुरा ट्रेंड है। इसके पीछे कारण हैं और मुझे हैरानी होती है कि जब हमारे बड़े बड़े अफसर ऐसे कारनामों को जायज़ ठहराते हैं। आज तो और कमाल हो गई, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पंजाब पुलिस को शाबाशी दी है, कांग्रेचुलेट किया है कि उन्होंने 2 छात्र बदमाशों को मार गिराया। भाई बात ये नहीं कि वो छात्र बदमाश थे, वो मूसे वाला केस की बहुत अहम कड़ी थी। अब मैं बताता हूँ कि अगर उन 2 लोगों को ज़िंदा पकड़ा जाता तो क्या क्या हो सकता था। अब वो लोग 52 दिन से दोनों शख्स 29 मई के बाद वो आज़ाद घूम रहे थे। 52 दिनों में कम से कम 52 बार उन्होंने जगह बदली होगी, 52 नहीं तो 50 बार बदली होगी। 50 दिन 50 जगह पे वो रहे। वहाँ पे किन लोगों ने उनकी मदद की, किसने उनको आने जाने की गाड़ियाँ दी, किसने उनको पैसा दिया, रहने का ठहराव दिया, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के साधन मुहैया कराए। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन थी। अगर आपने एक गैंग को ख़त्म करना है तो उसके जो सिंपैथाइज़र जो होते हैं उनका पर्दाफाश करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो शख्स जिंदा होते, जिंदा पकड़े गए होते तो इन्वेस्टिगेशन में वो सब बताते थे कि जो पूरी प्लानिंग कैसे हुई। अगर उनके सामने नहीं हुई तो उनको पहली बार कब पता चला, उनको किस आदमी ने कहा था कि आपसे ये काम करवाना है, उसके लिए उनको कितने पैसे दिए गए, वो पैसे दिए तो किसने दिए और वो पैसे उन्होंने कहाँ खर्चे किए। एक बहुत लंबी चौड़ी चेन ऑफ एक्शन आपके सामने आती है। एक खतरनाक गैंग के काम करने का तरीका आपको पता चलता है। एक की एक कड़ी जुड़ते आप उन सरगनाओं तक पहुंच जाते हैं जो इन बदमाशों की बाहर बैठ के मदद करते हैं। अब आपको नहीं लगता कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इन 52 दिनों में उनको किसी पॉलिटिकल लीडर ने शरण दी हो, किसी बड़े आदमी ने अपनी व्हीकल, अपनी गाड़ी जिस पे किसी एमएलए का पोस्टर लगा हो, स्टैंप लगी हो, उसकी गाड़ी में नाकाबंदी से निकाल के छोड़ा हो, या किसी अकाली पार्टी के लीडर ने इनकी हेल्प की हो, किसी कांग्रेस ने की हो, किसी आप पार्टी ने की हो, जहाँ किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी बड़े फैक्ट्री मालिक या किसी बड़े बिजनेसमैन ने इनकी मदद की हो। लेकिन अब बताएगा कौन? जिन लोगों ने बताना था उनको तो मार दिया गया और उसका सेहरा लिया जाता है कि हमने 2 लोगों को ढेर कर दिया। अरे भाई ये किस दौर की बात कर रहे हैं आप? हमारे पास एक एस्टेब्लिश सिस्टम है, आप सिस्टम के मुताबिक काम क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल है। इसके पीछे भी कारण है क्यों नहीं करते। एक तो कल्चर की बात है। पंजाब पुलिस का शुरू से डिफरेंट सिचुएशन में ये कल्चर रहा है कि लंबे चौड़े चक्कर में मत पड़ो, आदमी को निपटा दो। ये दौर शुरू हुआ जब टेररिज्म के टाइम से, जब पंजाब उन समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन वो हालात और थे। आज वो हालात नहीं हैं। वो लोग जो कर रहे थे वो देश के लिए, प्रांत के, उसके खिलाफ या कानून को ताक पे रख के कर रहे थे और वो लोग मौत से नहीं डरते थे। एक टेररिस्ट जो होता है वो अपनी जान तली पे लेके घूमता है, उसको मरने का डर नहीं होता, इसलिए वो मरने तक आपसे लड़ता है।
लेकिन जो क्रिमिनल होता है, गैंगस्टर होता है, वो मरने से बहुत डरता है। उसको पता है आज पकड़ा जाऊंगा, उम्र भर जेल में रहूंगा, लेकिन जिंदा तो रहूंगा। अगर केस बराबर नहीं चला तो 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में बाहर आ जाऊंगा छूट के, लेकिन मरने से डरता है वो। ये गैंगस्टर का इतनी उसमें हिम्मत नहीं होती जितनी एक टेररिस्ट में होती है। टेररिस्ट के दिलो दिमाग में उसका धर्म या उसका एम जो भी हो, इंडिपेंडेंट स्टेट बनानी हो, आज़ाद मुल्क बनाना हो, धर्म की रक्षा करना हो, धर्म स्थानों के लिए लड़ना हो, तो वो लोग मरने से नहीं डरते। वो उस लाइन में जाते ही मरने के लिए हैं। अगर उनको ज़िंदा रहने का शौक़ होता तो वो उस मूवमेंट्स में नहीं जाते। ये बेसिक फ़र्क होता है एक टेररिस्ट का, एक फिदायीन का या एक गैंगस्टर का। गैंगस्टर और मजबूरियों से हथियार उठाता है, बेरोज़गारी से जूझता हुआ, घर की तकलीफ़ों से जूझता हुआ, कुछ अजीब किस्म की यारी दोस्ती के चक्कर में, कुछ झूठी शानो शौकत में, कुछ पैसे के लालच में। तो ये दो डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं, जो हमें ये लकीर खींच के रखनी पड़ेगी। आप दहशतगर्दों को और क्रिमिनल्स को एक स्टैंड पे नहीं खड़ा कर सकते। ये दोनों के काम करने के तरीके अलग होते हैं। जहाँ टेररिस्टों का जो तरीका होता है काम करने का, वो एंटी स्टेट होता है। क्रिमिनल का जो काम करने का तरीका है वो एंटी इंडिविजुअल होता है। टेररिस्ट जो है वो स्टेट को चैलेंज करते हैं, क्रिमिनल जो हैं वो इंडिविजुअल्स को चैलेंज करते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं, मैं आपको ये वो बातें बता रहा हूँ जो आम आदमी को समझ आ जाती हैं। तो एक गैंगस्टर को एलिमिनेट करने का बेसिक जो तरीका, जो सोच है, वो हमें बदलनी होगी। एक टेररिस्ट को आप पकड़ के मारते रहो, 3rd डिग्री टॉर्चर करो, वो बहुत कम हालात में बताएगा कि उसके साथी कहाँ छुपे हुए हैं या उसको कहाँ से फंडिंग आती है, क्योंकि उसको बर्दाश्त करने का उसको एक उसका एटीट्यूड होता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन बताऊंगा नहीं। लेकिन क्रिमिनल इतना लंबा समय पुलिस की वो मार नहीं खा सकता, वो टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अगर आपका बात निकालने का तरीका सही है तो बहुत प्यार से भी बता देते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ क्रिमिनल का एनकाउंटर करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। ये आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, आप अपनी कमज़ोरी से डर रहे हो। आप नहीं चाहते कि आप मजबूत केस बनाएं और उसको कोर्ट में लेके जाएं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एनकाउंटर असली हो या फेक हो। अब फेक एनकाउंटर और असली एनकाउंटर में बहुत फ़र्क होता है। आपने शूट आउट एट लोखंडवाला का किस्सा सुना होगा, बहुत मशहूर है, उस पर फिल्म भी बनी। वो एनकाउंटर भी 3.5-4 घंटे चला था, उसकी वीडियोग्राफी भी की गई थी। और वीडियोग्राफी में वो पोर्शन नहीं दिखाया गया जो बाकी लोगों ने अपनी आँखों से देखा। वो पोर्शन ये था कि वो मरने वाले 2 क्रिमिनल में से उन्होंने मरने के पहले अपने हथियार फेंक दिए थे, इंजर्ड थे, खून बह रहा था, और वो लोग हाथ खड़े करके अपनी जान की भीख मांग रहे थे। मराठी भाषा में बोल रहे थे कि साहब हमें गोली मत मारो, हम सरेंडर करते हैं। लेकिन फिर भी उनको मार दिया गया। अब मुझे बताइए, जो आदमी सरेंडर कर रहा है हाथ खड़े करके आपके सामने, आप उसको गोली क्यों मारते हो? और उनके पास अगर उनको नहीं मारा गया होता तो कम से कम आने वाले और जो उनकी वजह से और मर्डर हुए मुंबई में, और जो उनका जो पुराने लिंक थे उन लोगों के पास, जो उनको फिरौती देते थे, पैसा देते थे, वो सब आपको पता चलता था। लेकिन अब गए तो मारने गए थे। आज पंजाब के डीजीपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि आज के इंसिडेंट से गैंगस्टर्स को सबक सीखना चाहिए। सब क्या देते हैं, सिखाना चाहते हैं वो कि मैं गैंगस्टर्स को कहता हूं कि या तो आके सरेंडर कर दें, तो जहाँ फिर अपना अंजाम भुगतने लिए के लिए तैयार रहे।
एक वो अच्छी बात नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर को ये नहीं कहना चाहिए कि अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो हम आपको मार डालेंगे। अब आज के केस की बात करें, आपने सबने देखा कि खेतों के अंदर एक घर बना हुआ है, उसके चारों तरफ और कोई आबादी नहीं है, अकेला स्ट्रक्चर है, उसको चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ है। जो शख्स अंदर थे उनका भागने का कोई रास्ता नहीं है, और पुलिस के कहने के मुताबिक उनके पास 2 ही हथियार थे, एक AK-47 और एक पिस्टल। और कितनी गोलियां होंगी उनके पास? 100, 200, 300, 400, 1000 होंगी। आपने 5 घंटे ऑपरेशन चलाया, जो सिर्फ आपने देखा। अब कहने को तो पुलिस वाले कहते हैं कि पूरी दुनिया देख रही थी, टीवी पे सब ने देखा, गोलियां चलती, गोलियों की आवाज़ सुनी, सामने से गोलियां आती देखी। एक पुलिस वाला, 3 पुलिस वाले कहते हैं इंजर्ड हुए, एक पत्रकार को भी गोली लगी, और हमने जवाबी फायर किया। अब बताइए, DGP साहब खुद कहते हैं, मुझे उनके काम करने, उनकी मंशा पे शक नहीं है, लेकिन उनके काम करने के तरीके पे एतराज़ है। आप गैंगस्टरिज्म ख़त्म करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। आप पंजाब कोई लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना चाहते हो, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन ये तरीका जो है, तरीका गलत है। DGP का कहना कि वो दोनों आरोपी, दोनों शख्स एक थार गाड़ी में जा रहे थे। अब थार गाड़ी देखिए कहाँ से आई, किसने दी, क्यों दी। अब क्योंकि वो बताने वाले नहीं रहे, जिसकी गाड़ी होगी उसके पास पुलिस वाले जाएंगे, वो कहेगा जी मुझे तो बंदूक दिखा के छीन के ले गए थे। लेकिन अगर वो शख्स जिंदा होते, उनसे पूछताछ होती, तो वो बता देते कि ये गाड़ी जिस शख्स की है उसने खुद हमें दी थी कि ये गाड़ी ले जाओ, फलां जगह पे छोड़ देना, मेरा आदमी वापस ले आएगा। कितना फ़र्क है दोनों हालात में, आप देखिए। इसीलिए मैं कहता हूँ, एक क्रिमिनल जब आपके हाथ में होता है तो उससे 100 बातें आपको पता चलती हैं, अंदर की बातें। ये भी हो सकता है कि उन आरोपी जब इसके पहले जो क्राइम उन्होंने किए थे, उन क्राइम में उनकी किस किस ने हेल्प की। कुछ ऐसे क्राइम भी होंगे जो पुलिस ये समझती है किसी और ने किए, लेकिन उन्होंने किए हों, या जो केसेस पुलिस कहती है कि उन्होंने किए थे, शायद वो किसी और ने किए हों। तो ये सब बातें सिद्ध होनी थी अगर वो कहानी बताने वाले ज़िंदा होते। अंग्रेज़ी की कहावत है, डेड मैन टेल नो टेल्स, मरे हुए आदमी कहानियाँ नहीं सुनाते। ओनली दोज हु लिव, दे लिव टू टेल द टेल्स। जो लोग ज़िंदा रहते हैं वही कहानी सुनाते हैं। ये एक फ़र्क होता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन ही होता है मेन काम, क्योंकि क्राइम के पहले प्रिवेंशन आजकल ख़त्म हो चुकी है। इंटेलिजेंस गैदरिंग का सिस्टम फेल हो चुका है। पुलिस पहुंचती है क्राइम के बाद, और वहीं से पुलिस का काम शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन का। अब आप इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करनी, क्राइम भी नहीं रोक सकते, बंदा भी मर गया, उसके लिए आपने जो आरोपी थे उनको भी मार दिया, तो अब केस कहाँ चलेगा? ख़त्म। सबके लिए आराम, पब्लिक खुश कि जिन लोगों ने मूसे वालों को मारा था उन लोगों को पुलिस ने मार गिराया। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा नुकसान जो केस के हुआ है, मुझे लगता है कि इसी तरीके से अगर ये दौर चलता रहा तो मूसावाला के केस में कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लोग इसकी कॉन्स्पिरेसी को बता सकते थे, ज़बान खोल सकते थे, वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा हमारे तंत्र का एक फ्लॉ है, बहुत बड़ा एक नुक्स है। तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी, दयानतदारी से कर रही है। ये बस केस को ये दिखाने में लगी है कि हमने सॉल्व कर दिया। अब जो आदमी 52 दिन से आपको नहीं मिल रहे थे, अचानक आपके सामने आ गए, तो उनको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी। और वो घर जिसमें और कोई नहीं है, खाली घर है,
पुलिस के सामने वो आदमी थार जीप से निकल के उस घर में से एंटर होते हैं और आप उनको कहना है कि हमने लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट किया कि आप अपने आप को सरेंडर कर दो, और वहाँ की कोई वीडियोग्राफी नहीं है, कोई गवाह नहीं है। आपने कहा लाउड स्पीकर की बात तो सुन ली, लेकिन उसके सामने उन लोगों ने क्या जवाब दिया वो तो किसी को पता नहीं। फिर गोलियां चलती रहीं। अब अगर आपने 5 घंटे ऑपरेशन चलाया, 3-4 घंटे और चला लेते, गोलियां तो ख़त्म होनी थी, गोलियां दीवारों में से नहीं निकलनी नहीं थी, तो उनका एम्यूनिशन ख़त्म होता, वो अपने आप सरेंडर कर देते। या और बहुत से तरीके होते हैं। वहाँ से दोनों लड़कों का गांव जो है उस गांव से बहुत नज़दीक है। आप वहाँ से 5 किलोमीटर जाके मन्ना की माँ को पकड़ के ले आते, उसको दरवाजे पे खड़ी कर देते कि देखो तुम्हारी माँ सामने खड़ी है, चलाओ गोली। और माँ कहती बेटा तू हाज़िर हो जा, क्यों मरता है। वो हाज़िर हो जाते। कोई शख्स अपनी माँ पे गोली नहीं चलाता। तो पुलिस के पास बहुत तरीके होते हैं सरेंडर करवाने के। उनका हौसला तोड़ देते, पूरी रात पहरा दे लेते, सुबह उनको चांस देते, लेकिन मंशा ये नहीं थी कि उनको जिंदा पकड़ना है। मंशा तो ये थी कि सामने आए हैं, अब पकड़े गए हैं, घेरे गए हैं तो मार दो। अब किसी को नहीं पता कि उन्होंने सरेंडर होने की पेशकश की थी या नहीं की थी। ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान रहेगा। जैसे हर एनकाउंटर के बाद होता है, एक कमीशन बैठेगा, कमीशन में उनकी तरफ से कोई गवाह नहीं होगा, पुलिस अपनी सब बातें बता देगी। इन्होंने वो लाउड स्पीकर की अपील की रिकॉर्डिंग करके रखी होगी, वो कोर्ट को दिखा देंगे, कमीशन को दिखा देंगे, और कमीशन बता देगा हाँ जी मुकाबला हुआ तो उसमें 2 क्रिमिनल मारे गए। लेकिन कोर्ट का जो अधिकार है, जो ताकत है, वो पुलिस को नहीं दी जा सकती। मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।